हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 13 जो कि है अपशिष्ट जल की कहानी, वेस्ट वाटर स्टोरी, इस अध्याय का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। केवल इसमें दिए गए जो मुख्य बिंदुएं हैं, जो खास पॉइंट्स हैं, उसे डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के सभी जो अध्यायों के वीडियो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अध्यायों को संक्षिप्त रूप में पढ़ने का और अध्यायों के अभ्यास में दिए गए प्रश्न के उत्तर का अलग अलग जो है वीडियो लेसन अपलोड है। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो बच्चों, हम सब अपने घरों में या अपने दैनिक जीवन में पानी का उपयोग करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, और उपयोग के बाद जो है पानी गंदा हो जाता है या दूषित हो जाता है। और ये किस प्रकार दूषित हो जाता है? क्योंकि उपयोग करने के बाद इस जल के भीतर जो है झाग आ जाता है या तेल मिक्स हो जाता है, या फिर काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर या अपशिष्ट जल कहते हैं। तो इस प्रकार से इन कार्यों के करने के बाद जो अपशिष्ट जल प्राप्त होता है, उसे हम किस प्रकार जो है दोबारा यूज कर सकते हैं। हमें ऐसे जल को, दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए, है ना? क्या ऐसा संभव है? तो इस अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम अपशिष्ट जल को जो है पुनः उपचारित करके फिर से उसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल जो है वो हमारी जीवन रेखा है, जल ही जीवन है। जल के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक नीड है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे जल के कुछ उपयोग दिए गए हैं, जिसमें से एक उदाहरण जो है आपको दिया गया है कि इसका उपयोग हम पेय जल के रूप में, यानी कि पीने के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में करते हैं। इसके अलावा आप नहाने समय जो है स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं, भोजन पकाने के लिए आप स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य हैं जो हम स्वच्छ जल के सहायता से ही कर पाते हैं। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य से जो है उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल जो है सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। यानी कि ऐसे गंदे पानी को पीने की वजह से जो है विभिन्न रोगों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है, क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट और अन्य कारकों के कारण अलवण यानी कि ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ही विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को जो है संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 तक की जो 10 वर्ष की अवधि थी, उसे जो है जीवन के लिए, जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का जो उद्देश्य था, उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य के प्रति प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आगे है जल की सफाई। जल की सफाई करने का प्रक्रम में जल के स्रोतों से प्रवेश अथवा पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम जो है सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। तो किस तरह से जो सीवेज का पानी है या वेस्ट पानी है, उसको किस तरह से जो है फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है, इसके लिए अनेक प्रकार के चरणों में जो है इसे स्वच्छ बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि वाहित मल क्या है, व्हाट इज सीवेज। तो वाहित मल जो है वो घरों, उद्योगों, अस्पतालों या फिर कार्यालयों यानी कि ऑफिसेज और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है।
सड़कों और छतों से बाहर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी यानी कि लिक्विड फॉर्म में अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य भी होते हैं। और वाहित मल जो है एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण जो है वो इस प्रकार हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कार्बनिक अशुद्धियों में अगर हम बात करें तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि जानवरों के द्वारा जो मल मूत्र है वो है, तेल, यूरिया जो कि मूत्र में पाया जाता है। उसके अलावा जो है पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा इत्यादि इसमें मिला हो सकता है। अकार्बनिक अशुद्धियां जिन्हें जो है सड़ा गला के खत्म नहीं किया जा सकता, नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, पोषक तत्व के रूप में इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी होते हैं। और वाहित मल में जो जीवाणु मिले हुए होते हैं उनमें हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कॉलरा एवं साल्मानेला, पैराटाइफी इस तरह के सूक्ष्म जीव या जीवाणु उसमें मिले होते हैं। और अन्य सूक्ष्म जीवों की अगर बात करें तो पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ भी उसमें मिले हुए होते हैं। अब आगे है कि जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा, यानी कि अब इस तरह के जो वाहित मल हैं या फिर जो पानी है, जो सीवेज का पानी है, उसे किस तरह से जो है हम शोधन करते हैं, उसको किस तरह से कहें कि फ्रेश करते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है और कई सारे चरणों में जो है ये पूरा किया जाता है। तो बच्चों, घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। आपके घरों में जो नल का पानी आता है वो पाइपों के एक जाल के थ्रू होते हुए आपके घरों तक पहुंचता है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा जो है उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। जो नालियां होती हैं शहरों में जो है ये पाइप के थ्रू जो है नालियों का पानी भी ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इनमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे हम सीवर कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? सीवर कहेंगे, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से, यानी कि जहां वो वाहित मल क्रिएट हुआ है वहां से लेके उसके निपटान के स्थान अर्थात जो है उपचार संयंत्र तक जो है उसे ले जाया जाता है, जहां पे उसको ट्रीटमेंट करके जो है उसका शोधन किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम अपशिष्ट जल का जो उपचार संयंत्र होता है, जहां पे वाटर को ट्रीटमेंट करके जो है प्यूरिफाई किया जाता है, उसको जो है फिर से उपयोग करने के लायक बनाया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को अलग करने में सहायता करते हैं, पृथक करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को जो है ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाके छन्ने, यानी कि इस तरह से जो है लोहे की छड़ों के द्वारा जो इस तरह से हमारे घरों में नालियों के आगे लगाया जाता है छोटे साइज का, यहाँ पे जो है बड़े बड़े इस तरह से ऊपर से नीचे वर्टिकली ऊर्ध्वाधर जो है छड़ों से बने शलाका छन्ने लगाए जाते हैं, जिसको हम बार स्क्रीन कह सकते हैं। तो पानी को पहले यहाँ से जो है गुजारा जाता है। इससे जो है अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जो है जो बड़े साइज के कचरे होते हैं, है ना, तो ये सारे संदूषक जो है यहाँ पे अलग कर लिए जाते हैं। तो यहाँ से छना गया, जो बड़ा बड़ा कचरा था यहीं पे छट जाता है। अब है दूसरा स्टेप, यहाँ पे क्या होता है, अब वाहित अपशिष्ट जल को जो है ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह में छोड़ा जाता है, यानी कि स्पीड जो है इसमें कम रहती है पानी की, जिससे इसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि ये भारी होने के कारण जो है तल पर बैठ जाएगा। और तीसरा स्टेप ये होता है कि फिर जल को जो है एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा जो है मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमित्र या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। अब जो है आपंक को
एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाला बायोगैस का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जो चौथा स्टेप होता है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ठीक है, अब ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते उनको वायवीय जीवाणु कहा जाता है। तो ये जीवाणु जो है निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी प्रक्रिया को देख सकते हैं। कई घंटों के पश्चात जो है जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जो है जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। आगे है कि उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। और आगे है, जागरूक नागरिक बने, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। ठीक है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से जो दुर्गंध फैलती है उससे परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य जो है घृणित लगता है ना। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा जो है सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोग कारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोग वाहक जैसे कि मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। और आगे है कि हम किस प्रकार जो है एक अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरह से जो है हम अपने घरों में गंदे पानी या फिर उपयोग किया गया पानी है उसको किस तरह से हम नालियों में बहाएं या फिर क्या उपाय कर सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत करता है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि खाना पकाने के तेल और वसाओं को जो है नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर जो है उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं, जाम कर देते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है ना। मिट्टी में जो छिद्र होते हैं उनको बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावशीलता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आगे है कि पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। और आगे है कि चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। आगे है स्वच्छता और रोग। तो बच्चों, स्वच्छता और रोग में काफी ज्यादा जो है संबंध है। जब हम स्वच्छता रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं तो रोग जो है नहीं होता है या कम हो जाता है। और जहाँ स्वच्छता की कमी होती है वहां पे जो है रोग वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े जो है पैदा होने लगते हैं, मक्खियां मच्छर पैदा होते हैं और फिर इनसे जो है रोग फैलने लगता है। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं, है ना। आइए
हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवहन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? तो खेतों में जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले चित्र के माध्यम से देखिए कि कुछ चीजें जो है हम डायरेक्ट सिंक में डाल देते हैं, इससे ये भी नालियां अवरुद्ध हो जाएंगी। और इसके लिए जो है हमें इस तरह के कचरों को पहले कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हर कचरे को सिंक में मत फेंकिए, इससे आपका जो है नाली भी जाम हो जाएगा। और तो आपको चाहिए कि कुछ जो इस तरह के कचरे हैं जिनको छांट कर अलग किया जा सकता है वो आप डस्टबिन में ही डाल लिया करें। तो हम पढ़ रहे थे मानव मल के बारे में कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है मल त्याग के लिए घर से बाहर जाती हैं। तो मानव मल जो है अगर उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा सके तो इससे जो है स्वास्थ्य संकट का एक बड़ा कारक जो है उत्पन्न हो सकता है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल यानी कि नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जो है जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है और इससे जो है विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि हाइजा, टाइफाइड, पोलियो और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग जो है हो सकते हैं। और आगे है वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? तो स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक या फिर रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। ठीक है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। और आगे है कि हम किस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि भी बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। तो सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से जो है लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ जो है कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो इस प्रकार जो इस अध्याय का निष्कर्ष है वो ये है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व का जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे एक के करने से क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके ही लोग जागरूक होते हैं और फिर जो है बड़ा अंतर आता है। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह से हमारा यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और यह अध्याय जो है इस पुस्तक का अंतिम अध्याय भी था। तो इस तरह से हमने कक्षा 7 का जो विज्ञान है यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आगे आप क्लास 8 का मैथ या फिर विज्ञान दोनों का जो वीडियो लेसन है इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।